चलिए, पिछले वीडियो में आपको अफ्रीका महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में आपको जानकारी दे दी गई थी। दो नदियां हमने पिछले वीडियो में छोड़ दी थी, नील नदी और कांगो या जायरे नदी। तो चूँकि इनके फीचर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अफ्रीका महाद्वीप की दो विश्व प्रसिद्ध नदियां हैं, कांगो या जायरे और जो दूसरी नदी है वो नील नदी है। दोनों नदियों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे दी जा रही है। तो आपको जो दो मुख्य नदियाँ हैं अफ्रीका महाद्वीप की, एक तो है नाइल यानी कि नील नदी, नाइल रिवर, और दूसरी है कांगो या जायरे, दोनों नाम है इसके, कांगो नदी या जायरे नदी। ठीक है, तो इनके बारे में आपको जानकारी दे दी जा रही है। तो फर्स्ट राउंड में देखिएगा जो नाइल या जो नील नदी है, ठीक है, नील नदी का जो उद्गम है, चूँकि दो प्रमुख नदियां हैं, एक तो नीली नील है और एक श्वेत नील है यानी कि वाइट नाइल है और ब्लू नाइल है। तो जो नील नदी है, नील नदी का इस क्षेत्र में आई होगी एक विक्टोरिया नाम की झील थी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील थी, विक्टोरिया नाम की एक लेक थी। इस झील से एक नदी है जिसका नाम है वाइट यानी कि श्वेत नील है, इसका उद्गम इससे होता है। आगे ये श्वेत नील के ही नाम से यानी कि श्वेत नील के ही नाम से बहती है। ऐसे ऐसे बहती हुई सूडान, मिस्र देश में ऐसे डेल्टा बनाती हुई, और ये जो क्षेत्र है ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में जाकर के अपना मुहाना या डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो और इस क्षेत्र में जो इथोपियन उच्च भूमि है, इस इथोपियन उच्च भूमि से एक झील है जिसका नाम है टाना नाम की एक झील है। टाना झील से जो नदी का उद्गम होता है वो नीली नील के नाम से उद्गम होता है। तो ये दो प्रमुख नदियां हैं जो आगे संगम बनाती हैं, आगे नील नदी के नाम से बहती हुई और डेल्टा बनाती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। तो ये जो दो प्रमुख नदियां हैं ये वाइट नाइल है, वाइट नाइल है, और ये वाली जो है ये ब्लू नाइल है यानी कि नीली नील है। तो जो नीली नील का उद्गम है वो विक्टोरिया झील से होता है और जो ब्लू नाइल है उसका उद्गम टाना झील से होता है। दोनों नदियां आगे बहती हैं और आगे बहती हुई उत्तरी सूडान देश की राजधानी एक शहर है जिसका नाम है खार्तूम। खार्तूम शहर के पास ये संगम बनाती हैं, और संगम बनाने के बाद उत्तरी सूडान और मिस्र देश में बहती हुई और भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है नील नदी या नाइल रिवर। चूँकि यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और जो इसकी लंबाई वगैरह जो भी फीचर्स होंगे अभी हम साइड में लिख देंगे। तो जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से श्वेत नील का उद्गम, टाना झील से नीली नील का उद्गम, दोनों नदियां बहती हैं, खार्तूम शहर के पास संगम बनाती हैं, आगे उत्तरी सूडान और मिस्र देश में बहती हुई मिस्र में डेल्टा बनाती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये नील नदी है। नील नदी पर चूँकि कुछ बांध बनाए गए हैं, तो नील नदी पर, ठीक है, पहले कुछ बांधों के नाम देख लीजिएगा। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है, ठीक है, यहाँ पर एक ओबन नाम का बांध बनाया गया है, ओबन बांध। ठीक है, ये ओबन बांध है। और नीली नील पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है सिनार बांध है। ठीक है, और चूँकि झीलों में आपको पढ़ाया गया होगा, मिस्र देश में एक विश्व प्रसिद्ध झील है, नासर नाम की झील आई होगी, मानव निर्मित झील है। तो मानव निर्मित जो झील है उस झील का जो जलाशय है, इसी झील के जलाशय चूँकि नीचे एक बांध बनाया गया है, बांध का नाम है अस्वान बांध। अस्वान बांध बनाया गया है। अस्वान नाम का एक शहर भी है। तो ये जो अस्वान नाम का जो बांध बनाया गया है, ये नासिर झील का जो जलाशय है उस झील के जस्ट पीछे एक बांध बनाया गया जिसका नाम है अस्वान बांध है। क्यों बनाया गया है, कारण अभी आपको दे रहे हैं। तो जो मुख्य जो
तीन बांध बनाए गए हैं। ओवन बांध वाइट नाइल पर बनाया गया है, चिनार बांध ब्लू नाइल पर बनाया गया है, असवान बांध नील नदी पर बनाया गया है। ये विश्व प्रसिद्ध तीनों बांध हैं। चूँकि जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील के उत्तर में थोड़ी एक छोटी सी झील है युगांडा नाम के देश में। युगांडा नाम के देश में एक छोटी सी झील है। इस झील का नाम है क्योगा नाम की एक झील है। क्योगा झील से उद्गम होता है विक्टोरिया झील से और आगे बढ़ती है युगांडा देश में। युगांडा देश में एक छोटी सी झील है, क्योगा नाम की झील है। इस झील से होकर के व्हाइट नील होकर के बहती है और आगे जा कर के इसी नदी पर एक ओवन नाम का एक जलप्रपात भी है। ओवन नाम का जलप्रपात, ओवन नाम का एक बांध बनाया गया है। तो ये ओवन जलप्रपात, ओवन बांध व्हाइट नाइल पर अवस्थित हैं और क्योगा नाम की झील से होकर के व्हाइट नाइल बहती है। चूँकि जो दक्षिणी सूडान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये नदी कुछ दलदलीय क्षेत्र बनाती है, दलदलीय क्षेत्र से बनाती है। इस दलदलीय क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है, सूद के नाम से इसे जाना जाता है। तो जो दक्षिणी सूडान देश में जो नील नदी के द्वारा जो दलदलीय क्षेत्र बनाया जाता है, उस दलदलीय क्षेत्र को एक विशेष नाम दिया जाता है एसयूडी, यानी कि सूद नाम इसे दिया जाता है। और जहाँ पर नील नदी इथोपिया उच्च भूमि पर जो टाना नाम की झील है, वहाँ से ब्लू नाइल का उद्गम होता है। यहीं से एक नदी और निकलती है इसी इथोपियन उच्च भूमि से और ये आगे जा कर के इसी नील में मिल जाती है। नदी का नाम है अटवारा नाम की एक नदी है। तो ये अटवारा नाम की नदी है। ठीक है, तो तीन प्रमुख नदियाँ हो गई हैं, श्वेत नील, नीली नील, अटवारा। ठीक है, नाम की एक नदी है, ये नील की सहायक है। अब ये जो प्रमुख जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इन फीचर्स को छोड़ कर के नेक्स्ट फीचर्स हम साइड में लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, चूँकि जो नदी की जो कुल लंबाई है, नदी की जो नील नदी है, इसकी जो कुल लंबाई है वो जो लंबाई है वो 6550 किलोमीटर है, यानी कि 6650 किलोमीटर है। ठीक है, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इस लंबाई, चूँकि ये लगभग 11 देशों से होकर के बहती है, 11 देशों से होकर के इस नदी का अफवाह क्षेत्र है। लेकिन जो मुख्य देश हैं वो युगांडा हो गया है, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, इथोपिया, उत्तरी सूडान और मिस्र, मतलब मुख्य देश यही हैं। लेकिन अफवाह क्षेत्र 11 देशों में है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबाई के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी है। 11 देशों में इसका अफवाह क्षेत्र है। चूँकि जब ये नदी बहती है तो नदी की जो कहीं कहीं पर जो लंबाई चौड़ाई है, लगभग जो चूँकि गहराई जानना है, चौड़ाई देखिएगा, नदी कहीं कहीं पर 16 किलोमीटर तो इसकी चौड़ाई हो जाती है। ये कहीं कहीं पर 16 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। लेकिन कहीं कहीं पर ये नदी सक्रिय मार्ग से होकर के बहती है, यानी कि सक्रिय मार्ग से का मतलब है कहीं कहीं पर इसकी जो चौड़ाई होती है वो 200 मीटर तक ही रहती है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर नदी का जो चौड़ाई होती है वो अधिकतम 16 किलोमीटर तक हो जाती है और कहीं कहीं पर इसकी लंबाई जो इसकी चौड़ाई होती है वो 200 किलोमीटर तक ही रहती है। नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, नदी का डेल्टाई क्षेत्र देखिएगा, नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है 160, यानी कि ये लंबाई में है, और जो चौड़ाई में है वो 240, ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वो 160 किलोमीटर तो लंबा है और 240 किलोमीटर क्षेत्र में इसका जो चौड़ाई फैली हुई है। तो ये जो नदी का डेल्टाई क्षेत्र है वो 160 किलोमीटर लंबा है और ये जो क्षेत्र है वो 240 किलोमीटर तक चौड़ा क्षेत्र है। चूँकि जो विश्व की प्राचीन सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, यानी कि मिस्र की जो सभ्यता है, मिस्र की जो सभ्यता का विकास हुआ था, जो विश्व की प्राचीन सभ्यता है, विश्व की प्राचीन सभ्यता है मिस्र की सभ्यता है।
मिस्र की सभ्यता का विकास इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में हुआ था। इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में विश्व की जो प्राचीन सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, इसका विकास हुआ था। चूँकि जो यह नदी है, इस नदी में चूँकि बाढ़ आती है तो बाढ़ भी आती है और इस क्षेत्र में काली मिट्टी की एक नई परत जम जाती है बाढ़ आने के बाद। तो फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से गेहूं और पटसन का उत्पादन मुख्य रूप से ज़्यादा होता है। तो चूँकि यह नदी है, इस नदी को लाइफ लाइन ऑफ यानी कि लाइफ ब्लड के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, मिस्र की जीवनदायिनी के नाम से इसे जाना जाता है। कारण यही है कि बाढ़ आने के बाद में जो काली मिट्टी की नई परत जम जाती है, जिसमें गेहूं और पटसन का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, जिस कारण से इसे मिस्र का वरदान के नाम से भी जाना जाता है। साथ में ये भी है कि यहाँ के निवासियों के लिए जो घर बनाने के लिए चूना पत्थर रेत बालू का ये उपलब्ध कराती है। साथ में चूँकि क्या है कि जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील के उत्तर से होकर के गई है विषुवत रेखा, तो जो इसका जो दक्षिण वाला भाग है, नीली नील का जो वाइट नील का जो भाग है, इसमें विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में से बहती है तो सघन और सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो सघन और सदाबहार वनस्पति के कारण यहाँ लकड़ी की प्राप्ति भी अधिक होती है। साथ में चूँकि यहाँ पर जो दक्षिणी सूडान वाला जो देश है, दक्षिणी सूडान यानी कि जो साउथ सूडान है, साउथ सूडान वाला जो क्षेत्र है या देश है, साउथ सूडान में गोंद के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, गोंद के वृक्ष, जिस कारण से सूडान विश्व में सबसे ज़्यादा गोंद उत्पादक देश है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा गोंद का उत्पादन करने वाला देश का नाम क्या है? सूडान है, क्योंकि इसके दक्षिणी भाग में गोंद के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, जिस कारण से विश्व में सर्वाधिक मात्रा में गोंद का उत्पादन करने वाला देश दक्षिणी सूडान है। तो इसका जो दक्षिणी भाग है व्हाइट नील का विषुवत रेखीय क्षेत्र में ये बहती है। और चूँकि सबसे पहले जो नील नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, जो डेल्टा क्षेत्र का अध्ययन किया था एक, चूँकि हैं तो इतिहासकार हेरोडोटस नाम के एक इतिहासकार हैं, चूँकि भूगोलवेत्ता भी हैं, इतिहासकार भी हैं। तो नील नदी के डेल्टा का सबसे पहले अध्ययन किया था किसने? डेल्टा का सबसे पहले अध्ययन किया था जो हेरोडोटस नाम के जो इतिहासकार और भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने सबसे पहले नील नदी के डेल्टा का अध्ययन किया था। और इस अध्ययन के बाद विश्व में जब नदियाँ किसी सागर और समुद्र में मिलने से पहले कई शाखाओं में बट जाती हैं, तो जो डेल्टा जैसी स्थलाकृति बनती है उसे नाम दिया था, हेरोडोटस ने डेल्टा नाम दिया था। ठीक है, तो ये जो शाखाएं हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और ये जो बीच का क्षेत्र है, इसको नाम दिया था हेरोडोटस ने डेल्टा नाम दिया था। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और जो अस्वान बांध बनाया गया है, अस्वान बांध को चूँकि जो मुख्य उद्देश्य यही था कि बाढ़ का जो प्रवाह है, यानी कि बाढ़ को रोकने के लिए अस्वान बांध का निर्माण किया गया था। और जो अस्वान बांध का निर्माण जो कंप्लीट कार्य हुआ था वो 1970 में यह बांध बन करके पूर्ण हो गया था। और इस जो चूँकि जो अस्वान बांध है, इससे जल विद्युत का कार्य के साथ साथ में सिंचाई साधन की व्यवस्था भी की गई है। और मिस्र और उत्तरी सूडान देश में विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं, जिससे सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो अस्वान बांध का मुख्य उद्देश्य था सिंचाई की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, और साथ में जो नील नदी में जो प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, प्रतिवर्ष बाढ़ को रोकने के लिए इसका चूँकि इस बांध का निर्माण किया गया था। और चूँकि जो बाढ़ का जो समय रहता है, इसका बाढ़ अगस्त माह में चूँकि जल स्तर
अत्यधिक बढ़ जाता है तो मुख्य रूप से अगस्त माह में नील नदी में बाढ़ आती है। बाढ़ के बाद नई परत जमा होती है, जिसमें काली मिट्टी की नई परत जमा हो जाती है जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो ये जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसे मिस्र के वरदान के नाम से जाना जाता है, इस नदी पर चूँकि एक शहर तो आपको दिख रहा होगा, खार्तूम नाम का एक शहर है, उत्तरी सूडान की राजधानी है। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता जब हुई थी तो उस समय एक विश्व प्रसिद्ध शहर था जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया या इसी का नाम सिकंदरिया है। मिस्र की राजधानी जो है वो कैरो है, वो भी इसके अफवाह क्षेत्र में है। तो ये जो अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर, गीजा नाम का एक शहर है, टिंटा नाम का एक शहर है, कैरो नाम का शहर जो मिस्र की राजधानी है, नील नदी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित हैं। इसके अलावा जो अन्य कुछ शहर हैं, ठीक है, जैसे एक जुबा नाम का एक शहर है, ठीक है, एक जुबा नाम का एक शहर है, ये भी दक्षिणी सूडान की राजधानी है। तो ये जो मुख्य शहर हैं ये नील नदी के तट पर अवस्थित हैं, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबाई 650 किलोमीटर है। और बाकी के जो डाटा आपको दिख रहे हैं तो ये विश्व प्रसिद्ध नदी है, नील नदी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मुख्य विशेषताएं हैं नील नदी की, ठीक है। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब जो नील नदी के बाद जो दूसरी मुख्य नदी है वो कांगो या जायरे नाम की नदी है। तो जो कांगो या जायरे नाम की जो नदी है वो चूँकि विषुवत रेखीय क्षेत्र से होकर के बहती है और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली ये नदी भी है, ठीक है, आगे आ रही है, ठीक, जो कांगो या जायरे नाम की एक नदी है, ठीक है। तो कांगो या जायरे नदी के बारे में अब जानकारी देखिएगा। कांगो या जायरे नाम की नदी है, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम में आपको केवल एक बॉर्डर दिखा दिया गया होगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक मोतेम्बा नाम का एक पर्वत आया होगा, यहाँ पर एक मुचिंगा नाम का पर्वत आया होगा। तो ये वाला था वो मुचिंगा नाम का एक पर्वत था, और ये था मोतेम्बा नाम का एक पर्वत था। दोनों पर्वत जो सेंट्रल रिपब्लिकन ऑफ कांगो यानी कि जो कांगो या जायरे देश है उसमें ये मुख्य रूप से 2 छोटे छोटे पर्वत फैले हैं। नदी का उद्गम 2 शाखाओं से होता है, ठीक है। तो नदी देखिएगा, एक नदी निकलती है मुचिंगा पर्वत से और उत्तर की ओर बहती है और ऐसे बहती हुई और इस क्षेत्र से होती हुई यहाँ जा कर के गिर जाती है। और जो दूसरी नदी निकलती है वो मोतेम्बा नाम के पर्वत से निकलती है और यहाँ जा कर के दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। अब इन दोनों नदियों को देखिएगा, ये वाली लोआ पुला नाम की नदी है, ये लोआ पुला नाम की नदी है, और ये वाली जो है वो लोआ लावा नाम की नदी है, लोआ लावा नाम की नदी है। यानी कि ये 2 नदियां हैं, लोआ पुला और लोआ लावा। मुचिंगा पर्वतीय क्षेत्र से लोआ पुला का उद्गम होता है, मोतेम्बा नाम के पर्वत से लोआ लावा का उद्गम होता है। दोनों नदियां प्रारंभ में उत्तर की ओर बहती हैं और उत्तर की ओर बहती हुई फिर ऐसे दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिर जाती हैं। ये 2 मुख्य नदियां हैं। अब ये नदी देखिएगा, चूँकि यह नदी विषुवत रेखा को ऐसे 2 बार काट रही है, ठीक है। ये विषुवत रेखा को, ये वाली जो है ये विषुवत रेखा है, यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और 2 बार काटती हुई और इस क्षेत्र में जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है यहाँ जा कर के गिर जाती है। चूँकि इस नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, एक नदी तो इस क्षेत्र से आती है, वो उली नाम की एक नदी है, उली नाम की एक नदी है, इस क्षेत्र से आती है ऐसे करके, तो यहाँ पर जा कर के मिल जाती है
ये ओबांगी नाम की एक नदी है। उली नाम की नदी, ओबांगी नाम की नदी किसकी सहायक हो गई हैं? ये जो पूरी नदी है ये कांगो नदी है, ठीक है, कांगो रिवर है। दो प्रमुख सहायक नदियाँ होंगी जो उत्तर से आकर के कांगो जारे नदी में मिलती हैं, उली और ओबांगी। नीचे से जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो एक नदी है, क्षेत्र से आती है और ऐसे जा कर के मिल जाती है। नदी का नाम है कसाई नाम की नदी है। इसकी कुछ सहायक ऐसे करके नदियां हैं, ठीक है, तो इसकी ये सहायक हैं। तो जो कांगो या जारे नाम की नदी है उसकी मुख्य सहायक नदी कसाई नदी है, जो कटिंगा के पठारी क्षेत्र से होकर के उत्तर की ओर बहती है और कांगो नदी में जा कर के मिल जाती है। तो जो कांगो या जारे नाम की नदी है उसकी 3 प्रमुख सहायक नदियाँ उली, ओबांगी और कसाई नाम की नदियाँ हैं। लोआ पुला और लोआ बुला के नाम से उद्गम होता है और आगे जा कर के ये कांगो या जारे के नाम से बहती है और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब चूँकि इस नदी के कुछ हमें फीचर्स जानना है, क्या क्या फीचर्स हैं इस नदी के, तो यहाँ से आइएगा। तो जो चूँकि अफ्रीका महाद्वीप के नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप की ये दूसरी सबसे लंबी, ठीक है, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ डायग्राम में दिख रही हैं, यहाँ पर नाम हम इनके लिख नहीं रहे हैं। इस नदी पर चूँकि 3 प्रमुख जलप्रपात अवस्थित हैं। जलप्रपात को देखिएगा, एक जलप्रपात तो है स्टैनले नाम का जलप्रपात, दूसरा है लिविंगस्टोन नाम का लिविंगस्टोन नाम का जलप्रपात है, और जो तीसरा जलप्रपात है वो बोयोमा नाम का एक जलप्रपात है। तो ये तीनों क्या हो गए हैं, इस नदी पर अवस्थित क्या हैं, जलप्रपात हैं। तो कांगो और जारे नदी पर अवस्थित 3 विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात, स्टैनले जलप्रपात, लिविंगस्टोन जलप्रपात और बोयोमा नाम का जलप्रपात है। और इस नदी पर चूँकि 2 बांध बनाए गए हैं, वो विश्व प्रसिद्ध बांध भी हैं। एक तो मातादी नाम का एक बांध बनाया गया है, मातादी बांध बनाया गया, और दूसरा एक बांध बनाया गया है, ठीक है, इशिंगा नाम का एक बांध बनाया गया। तो ये दोनों क्या हो गए हैं, कांगो या जारे नदी पर बनाए गए 2 बांध, मातादी नाम का एक शहर है, और जो दूसरा बांध है वो इंगा बांध इस पर बनाया गया है। दोनों बांध विश्व प्रसिद्ध हैं। इस नदी पर चूँकि जो 3 प्रमुख राजधानी शहर अवस्थित हैं, एक शहर तो है ब्राज़ाविले, ठीक है, ब्राज़ाविले नाम का एक शहर है, राजधानी शहर है। जो दूसरा शहर है वो जो किंशासा नाम का एक शहर है, किंशासा नाम का शहर है। जो एक शहर है वो बांगुई नाम का एक शहर है, बांगुई नाम का एक शहर है। तो ये जो तीनों हैं, तीनों क्या हैं, राजधानी शहर हैं, ये तीनों राजधानी शहर हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो नदी है वो 3 देशों के बीच में प्राकृतिक या राजनीतिक सीमा बनाती है। इस क्षेत्र में चूँकि 3 देश हैं प्रमुख, यहाँ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन नाम का देश है, यहाँ कांगो नाम का देश है। ये डेमोक्रेटिक जो कांगो है वो देश है, यानी कि 3 देशों के बीच में यह सीमा रेखा बनाती है। 3 देश कौन कौन से हो गए, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन देश हो गया है, एक देश हो गया है कांगो नाम का देश हो गया है, एक रिपब्लिकन कांगो नाम का एक देश हो गया है। मतलब यहाँ ये जो नदी है ऐसे ऐसे करके ये बॉर्डर बनाती है, 3 देशों के बीच में प्राकृतिक या राजनीतिक सीमा बनाती है। जो सीमा बना रही है, जो रिपब्लिकन अफ्रीकन जो देश है वो और कांगो के बीच में, कांगो और रिपब्लिक कांगो के बीच में ये मुख्य सीमा बनाती है। 3 राजधानी शहर हैं, 2 बांध बनाए गए हैं, 3 जलप्रपात अवस्थित हैं। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इस नदी, चूँकि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है
और यह नदी विषुवत-रेखीय क्षेत्र से होकर के बहती है। तो विषुवत-रेखीय क्षेत्र में बहने के कारण, चूँकि यह नदी विषुवत-रेखीय क्षेत्र में बहती है, तो विषुवत-रेखीय क्षेत्र में बहने के कारण ये जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ताप और वर्षा इस क्षेत्र में अधिक होती है। ताप वर्षा अधिक होने के कारण वनस्पति का विकास अधिक होता है, यानी कि सघन वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, सघन सदाबहार और ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। साथ में जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जो जंगली जीव जंतु हैं, उनका भी निवास यहाँ पर ज़्यादा है। यानी कि एक ऐसा विशेष क्षेत्र जहाँ पर वनस्पति की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ, जीव जंतुओं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ जिस विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, उसको एक नाम दे दिया जाता है बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता, इसे नाम दे दिया जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में आई थी। विश्व में दूसरी सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो विश्व में दूसरी सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कांगो या जायरे नदी क्षेत्र में पाई जाती है। सघन सदाबहार इस क्षेत्र में वनस्पति है। इसके अलावा ये जो चूँकि इसका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यह नदी जहाँ जहाँ से होकर के बहती है, वहाँ उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ से नदी बहती है, नदी के अपवाह क्षेत्र में जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की क्षमता विश्व में सर्वाधिक है। यानी कि जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता है, वो विश्व में जो क्षमता है वो विश्व में सर्वाधिक है। यानी कि क्षमता विश्व में सर्वाधिक है, उत्पादन नहीं होता है। चूँकि इस क्षेत्र में सघन सदाबहार वनस्पति होने के कारण इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, या इस क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्र में विकास न होने के कारण जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन उतना नहीं होता है जितनी इसके पास क्षमता है। यदि जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन इस नदी के अपवाह क्षेत्र में किया जाए, तो विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने वाली जो नदी होगी, उसका नाम होगा कांगो या जायरे नदी होगा। तो जो चूँकि ये नदी है और इस नदी के चूँकि विषुवत-रेखीय क्षेत्र में बहती है, तो विषुवत-रेखीय क्षेत्र में बहने के कारण इस क्षेत्र में या इस नदी के अपवाह क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है। ये पिग्मी नाम की एक जनजाति है, पिग्मी नाम की एक जनजाति है और उसकी मुख्य विशेषता भी है। विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है, ठीक है, नीग्रो से संबंधित है, पिग्मी नाम की जनजाति है। और इस जनजाति का निवास कांगो या जायरे नदी के अपवाह क्षेत्र में है, पिग्मी नाम की जनजाति है। चूँकि नदी विषुवत-रेखीय क्षेत्र से बहती है, ठीक है, अत्यधिक तापमान भी, अत्यधिक वर्षा भी होती है, तो जो कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है वो अत्यधिक मात्रा में होता है। उमस वाला ये क्षेत्र होता है, जिस कारण से कीड़े मकोड़े या अन्य छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनकी मात्रा अधिक रहती है। तो ये जो पिग्मी नाम की जनजाति है, इस पिग्मी नाम की जनजाति का जो मुख्य जो निवास होता है, ये वृक्षों पर होता है। ये वृक्षों पर ऐसे ऐसे घर बनाकर या झोपड़ी बनाकर रहते हैं। तो पिग्मी नाम की जो जनजाति है विषुवत-रेखीय क्षेत्र में निवास करती है। और ये कहाँ रहती है? पेड़ों पर इनका निवास है, और इनके निवास को एक नाम दिया जाता है, ठीक है, ट्री हट के नाम से इन्हें जाना जाता है। ट्री हट इनका निवास स्थान है। तो पिग्मी जो जनजाति है उसका मुख्य निवास स्थान कहाँ पर है? वृक्षों पर है। वृक्षों पर ही झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उसको एक नाम दिया जाता है, ट्री हट के नाम से इन्हें जाना जाता है। चूँकि ये जो नदी है, ये जो नदी है मुहाने पर, चूँकि मुहाने पर एक शहर है, जैसे अभी एक बांध आया था, मातादी नाम का एक बांध आया था, मातादी नाम का एक इसके मुहाने पर शहर भी है, ठीक है, मातादी नाम का एक शहर भी है इसके मुहाने पर है। तो मातादी नाम का बांध भी है, मातादी नाम का एक शहर भी है। इसके अलावा जो अन्य शहरों के नाम लिखे हैं वो राजधानी शहर है, पिग्मी नाम की एक जनजाति है।
ये 3 मुख्य जलप्रपात हैं अफ्रीका महाद्वीप के। सबसे लंबे जो दूसरी सबसे लंबी नदी है, चूँकि नदी के अफवाह क्षेत्र में सघन सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जिस कारण से जैव विविधता विश्व में दूसरे स्थान पर है। यानी कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राज़ील देश में है, अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में है। विश्व की दूसरी सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कांगो या जायरे नदी क्षेत्र है, या कांगो देश में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप के जो पहले वीडियो में आपको ये 2 नदियाँ छोड़ दी गई थीं, उन 2 नदियों के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इनका विशेष डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि उन नदियों के साथ में इसका डायग्राम ठीक से नहीं बन पाता, फीचर्स नहीं दिखाए जा सकते थे। तो जो 2 अफ्रीका महाद्वीप की 2 प्रमुख नदियां हैं, इनके बारे में आपको ये डायग्राम दे दिया गया है। ठीक है, तो यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कांगो या जायरे नदी का, ले लिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित चूँकि प्राकृतिक संरचना सभी हो गई हैं, नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल वाला आपको वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।